अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स लिए थे, स्क्वायर्स वाली कैलकुलेशंस के कुछ एग्जांपल लिए थे। एक सवाल मैंने आपको दिया था। सवाल क्या था? 1 इंटू 3 है प्लस 3 इंटू 5 है, सॉरी 5 इंटू 7 है, 3 इंटू 5 है, कोई नहीं, 1 इंटू 3 है प्लस 3 इंटू 5 है प्लस 5 इंटू 7 है, ऐसे ही चल रहा है। इसके 20 पदों का योग पूछा था। देखो, पहला पद पहली विषम संख्या से शुरू होता है, दूसरा पद दूसरी विषम संख्या से शुरू होता है, तीसरा पद तीसरी विषम संख्या से शुरू होता है। तीसरी विषम संख्या क्या होती है? 3 के दुगुने से 1 कम, यानी 6 से 1 कम 5। तो 20वां पद 20वीं विषम संख्या से शुरू होगा, और 20वीं विषम संख्या क्या होती है? 20 का दुगुना 40 से 1 कम 39 होती है। तो यह आ जाएगा 39 गुणा 41 आ जाएगा आखिरी पद, प्लस हो जाएगा 39 गुणा 41। एक बात ध्यान रखना, कल मैंने आपको कंजुगेटिव नंबर का बताया था। अब आप ध्यान रखना, अगर संख्याओं में 2 का डिफरेंस हो, अब 2 का डिफरेंस कब हो सकता है? या तो कंजुगेटिव इवन नंबर हो या कंजुगेटिव ऑड नंबर हो। लगातार आने वाली सम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, और लगातार आने वाली विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। जब संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो अगर मैं एक संख्या को a+1 के रूप में देखूं, तो दूसरी संख्या मुझे a-1 के रूप में दिखेगी। जब संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो उनका जो मिडिल वैल्यू होता है, उससे एक संख्या तो 1 ज्यादा होती है, दूसरी संख्या 1 कम होती है। और जैसे ही इनको गुणा करेंगे तो a² - 1 बन जाएगा। जैसे a+b a-b से गुणा होता है तो a² - 1 बन जाता है। जैसे मुझे 3 गुणा 1 करना है, तो 3 और 1 का बीच क्या होता है? 2 होता है। तो 3 को तो लिख सकता हूं 2 + 1, और 1 को लिख सकता हूं 2 - 1, और ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाए। 1 का स्क्वायर फिक्स होता है, 1 ही होता है, इसलिए ये 2² - 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप ये देख सकते हो कि जैसे 5 इंटू 3 है, तो ये होता है 4 + 1 होता है, और 3 होता है वो 4 - 1 होता है। तो इसको 4² - 1² कह सकते हैं। तो 1² 1 ही होता है, इसलिए 4² - 1 हो जाए। कभी भी 2 ऐसी संख्याओं का गुणा कर रहे हो जिनके बीच में 2 का अंतर होता है, तो उन संख्याओं का गुणा करते टाइम ध्यान रखना है हमेशा उनका जो बीच का मान होता है उसका स्क्वायर करके -1 करना होता है। और एक जनरल बात आपको और बता देता हूं, जिसको आपको ट्रिक्स वगैरह के रूप में पढ़ाया जाता है, जिनके ऊपर रील्स वगैरह बनाई जाती हैं। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके बीच में 2 का अंतर है, तो स्क्वायर करके 1 घटा दो। 4 का अंतर है तो स्क्वायर करके 4 घटा दो। 6 का अंतर है तो स्क्वायर करके 9 घटा दो। यानी उन संख्याओं के बीच में अगर संख्याएं गुणा हो रही हैं, उन संख्याओं के बीच में जितना अंतर होता है, ठीक है ना, तो उसकी मिडिल वैल्यू ले लो और उस अंतर के आधे का स्क्वायर उसमें से माइनस कर दो। जैसे खूब पढ़ाया जाता है 103 का 97 से गुणा क्या होगा, तो 103 और 97 का मिडिल वैल्यू क्या होता है? 100 होता है। ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 3 कम है, तो 100 का स्क्वायर करके उसमें से 3 का स्क्वायर माइनस कर देना, क्योंकि ये होता है 100 + 3 और ये होता है 100 - 3। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 10,000 में से 9 घटाते हैं तो 9,991। ये इसके रिजल्ट हो जाते हैं। हमेशा ऐसे ही करते हैं। मुझे गुणा करना है 55 को 45 से गुणा करना है। अब 55 और 45 का बीच 50 होता है, 50 होता है, तो पहले तो इसका जो मिडिल वैल्यू है यानी इसका स्क्वायर कर दूंगा, या इसको एक तरीके से और समझा सकता हूं, इसको जोड़ के आधा करके स्क्वायर करके माइनस घटा के आधे के स्क्वायर उसमें से माइनस कर दो। इनको जोड़ता हूं तो 100 आता है, 100 का आधा 50 होता है, 50 का स्क्वायर कर दूंगा। इसको घटाता हूं तो 10 आता है, 10 का आधा 5 होता है, उसमें से 5 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा। 50 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2500 में से 25 घटाते हैं तो 2475 आ जाता है। ये आ जाएगा 2475। ये इनका गुणा हो जाता है। ऐसे संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मुझे एक संख्या दे दी कि 57 गुणा 37 करना है, मुझे 57 और 37 को आपस में गुणा करना है, तो 57 और 37 को जोड़ने से क्या आता है? 94। 94 का आधा 47 होता है, तो इसमें से मैं 47 का स्क्वायर, ये 47 का स्क्वायर कर दूंगा। इनको घटाने से कितना आता है? 20 आता है। 20 का आधा क्या होता है? 10। 10 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दूंगा। 47 का स्क्वायर 2209 होता है। मेरा तो रटा हुआ है, आप भी रट लेना। इसमें से 100 घटाता हूं 2109 आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल सी कहानी है, a+b को a-b से गुणा करते हैं, a² - b² हो जाता है। क्लियर है? और ये फ्रैक्शंस में भी लागू होता है।
फ्रैक्शंस में भी लागू होता है, भिन्न संख्याओं में भी लागू होता है। जैसे 7 से ही 3/8 है, इसको गुणा कर दिया 6 से ही 5/8 से। 7 से ही 3/8 को 6 से ही 5/8 से गुणा किया है, तो ये जो संख्या है ये 7 से 3/8 ज्यादा है और ये संख्या 7 से 3/8 कम है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 3/8 का स्क्वायर 9/64 हो जाएगा, 49 माइनस 9/64 आ जाएगा। 49 में से एक कम कर दो तो 48 आता है, एक में से 9/64 घटाएंगे तो 55/64 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 48 से ही 55/64। ये इसके रिजल्ट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं a+b इंटू a-b से, जिनके आधार पर आपको ट्रिक्स वगैरह बना के बताया जाता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। उसके पीछे भी एलजेब्रा का कंसेप्ट होता है, a+b इंटू a-b। ठीक है, जब एक बार चीजें ढंग से समझ में आने लग जाएं, देखो बिगिनर होना, शुरुआत कर रहे हो तो जो बता दे उसको एक बार तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा होता है, सर कह रहे हैं तो ऐसा होता हो। लेकिन जब एक बार ढंग से तैयारी होती है, पहले पढ़े हुए होते हो मेरे पास या कहीं भी ऑनलाइन यूट्यूब पे ऐप के ऊपर, ऑफलाइन कैसे भी पढ़े हुए होते हो, या आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आप फिर जब पढ़ाया जाता है तो उस टाइम क्रिटिकल तरीके से पढ़ा करो। अच्छा ये बताया इसका कारण क्या हो सकता है, ये बताया इसका कारण क्या हो सकता है, सर ने कौन सा लॉजिक लगाया होगा, सर ने ऐसे क्यों किया होगा, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। और उस टाइम आप क्रिटिकल वे में सोचा भी करो, और अगर कोई दिमाग में कोई सवाल आता है तो वो सवाल उस टाइम पूछा भी करो। सबका पढ़ाई का एक ही तरीका नहीं हो सकता है। एक आदमी है जिसके लिए सब कुछ ही महाभारत है, तो उसको तो हर चीज को ही जो बता रहा है उसके ऊपर ही चलना है। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पता होती हैं, वो यूज नहीं कर रहा होगा लेकिन कंसेप्ट पता होते हैं, तो वो उन चीजों को एक अलग तरीके से भी सोच सकता है, अलग तरीके से भी इनको पूछ सकता है। अब उस सवाल को करें कि 1 × 3 है, +3 × 5 है, +5 × 7 है, प्लस हो जाएगा 39 गुना क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2² - 1 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3² - 1 लिख सकता है। सही किया क्या मैंने? 4², यह है 2² - 1, यह है 4² - 1, यह है 6² - 1, तो इनके बीच में क्या आता है 40 आता है, तो यह हो जाएगा 40 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग कर लो, तो ये जो 2² है, +4² है, +6² है, +40² है, ये तो प्लस में अलग हो जाएंगे। और ये 20 पद हैं तो 20 बार -1 आएगा, तो ये 20 बार -1, 20 बार -1 करने का मतलब होता है -20 कर देना। ये 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग है, या ये कह सकते हैं पहली 20 सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो 20 सम संख्याएं हैं तो ये तो 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 × 21 × 41 हो जाएगा, और माइनस इसमें से 20 कर देना। कर देंगे ना? आप कहो तो मैं 20 को बाहर कॉमन ले लूं, 20 को यहां से हटा दो, 20 को यहां से हटा दो, यहां 1 छोड़ दो, फिर 3 से काटेंगे तो 7 बार कट जाएगा। 7 का दुगुना 14 होता है, 14 एकम 14 हासिल की 1, और 14 का चौगुना होता है 56 और 1 57, 576 में से घटाएंगे 573 आ जाएगा। 573 है, इसको 20 से गुणा कर देंगे। 500 का दुगुना तो होता है 1000, और 73 का दुगुना होता है 146, 1146, 1 0 लगा दो, 1146 है। अच्छा 1146 के 1 0 लगा दो, यही तो कह रहा हूं मैं, 1146 के 1 0 लगा रहा हूं, आप 11460 बोल रहे हो, एक ही बात है। यही आंसर आए थे क्या? किया था आपने? कर सकते। आगे चलते हैं। अगर संख्याएं क्यूब में हैं और उनका आपसे सम पूछा जाए 1 से n तक प्राकृत संख्याओं के
घनों का योग, एक से n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, या प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं उनके घनों का योग क्या हो जाएगा। एक से n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ठीक, पहले एक बात लिख लो स्टार लगा के। एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग x है, योग अगर x है तो उनके घनों का योग है ये बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग x है तो उन्हीं संख्याओं के घनों का योग x स्क्वायर हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रायल लेके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? पहली संख्या ली, एक संख्या का योग एक ही होता है, स्क्वायर करने से भी एक ही आता है। दो संख्याएं ली तो योग तीन हो गया, घनों का योग तीन का स्क्वायर 9 हो गया। तीन संख्याएं ली तो घनों का योग कितना हो गया, 6। तीन संख्याओं का योग कितना हो गया, 6 हो गया। घनों का योग है ये 36 हो जाएगा, जोड़ के देख लो। चार संख्याएं ली तो 6 और 4 योग कितना हो गया, 10 हो गया। घनों का योग है वो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 36 तो हो ही चुका था, 64 और जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। पांच संख्याएं ली 15 हो गया, 100 में 125 और जोड़ते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। छह संख्याएं ली 15 और 6 21 होता है, ठीक है ना। और इधर जो क्या आया था 225 में 216 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। तो याद रखना हमेशा आपको एक से n तक प्राकृत संख्याओं का योग किसी भी तरीके से पता है, या तो पता है या आप याद कर सकते हैं, आपके पास में तरीका है तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, उन्हीं संख्याओं के जो घनों का योग है सम ऑफ क्यूब्स आ जाएगा। ठीक, एक से n तक प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1/2। एक से n तक प्राकृत संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और मुझे इनके क्यूब का फॉर्मूला ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, ये इनके घनों का फॉर्मूला योग आ जाएगा। n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक से n तक प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n गुणा n प्लस 1/2, और इन्हीं के क्यूब का सम करना है तो इसका सीधा स्क्वायर कर दीजिए, इनके क्यूब का सम आ जाएगा, घनों का योग आ जाएगा। उम्मीद है आप कर सकते हो ऐसे सवाल आ जाए। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक से 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। एक से 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का पहले तो योग कर लो, जो कि होता है 10 गुणा 11/2। घनों का योग करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये 55 बार कट जाएगा, 55 का स्क्वायर 3025 होता है। क्या आंसर आ जाएंगे, 3025 आ जाएंगे। तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है वो 3025 हो जाएगा। आपसे पूछ ले, ऐसे बोल दिया, ये नहीं बोला कितने तक हैं संख्याएं, आपसे ये बोल दिया 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग
45 है, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है, इनके घनों का योग क्या होगा? इनके घनों का योग क्या होगा? यहां योग 45 रेडीमेड दे रखा है, n का मान आपको नहीं दे रखा है, तो रेडीमेड दे रखा है तो आपको सीधा 45 का स्क्वायर करना है, और 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2025 हो जाएगा, आंसर बन जाएगा 2025। एक से 10 तक पूछे या प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछे, तरीका क्या रहेगा अच्छी तरह से देख लीजिए। थोड़ा सा लिखने की जल्दी किया करो, छोटी सी जिंदगी है, काम है बहुत सारे, है ना। आपके तो सारे ही बाकी पड़े हैं अभी, है ना, इसलिए जल्दी किया करो। 11 से 20 तक घनों का योग पूछे, 11 से 20 तक जो संख्याएं हैं उनके घनों का योग क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा जाए। 11 से 20 तक की जो संख्याएं हैं उनके घनों का योग क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले 20 तक का ज्ञात करके उसमें से 10 तक का माइनस कर दो, समझ रहे आप? यानी 20 तक योग और उसमें से माइनस कर दो 10 तक का योग, 20 तक का योग करके उसमें से 10 तक का योग माइनस कर दो, उससे 11 से 20 तक का आ जाएगा। 20 तक योग होता है 20 गुणा 21/2 का स्क्वायर, और उसमें से 10 तक का माइनस करना है तो 10 गुणा 11/2 का स्क्वायर, ये 55 आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा, 2 से 10 बार कटेगा 210, 21 का स्क्वायर 441 होता है, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो आ जाएंगे, 55 का स्क्वायर 3025 होता है, 44,100 में से 3025 घटाएंगे 41,075 आ जाएगा, यह आ जाएगा 41,075। तो 11 से 20 तक संख्याएं हैं उनके घनों का योग है वो 41,075 आ जाएगा, 41,075 हो जाएगा। देखिए समझिए, समझ में आ गया तो फिर आगे चले। उम्मीद है आप समझ गए हो, आगे चल सकते हैं। ठीक, समसंख्याओं के घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? देखो, हर सम संख्या अपने संगत प्राकृत संख्या का दुगुना होती है, 7वीं सम संख्या 7 का दुगुना होती है, 5वीं सम संख्या 5 का दुगुना होती है, 13वीं सम संख्या 13 का दुगुना होती है, यानी 2 का पाड़ा होता है सम संख्या, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ऐसे हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ऐसे ही प्लस हो जाएगा 2n का होल क्यूब, 2n क्यूब, उसमें से 2 क्यूब को बाहर ले लो तो अंदर 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, प्लस हो जाएगा n क्यूब। इसके बाद हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 के क्यूब 8 से गुणा हो जाएगा, 8 से इसको गुणा कर देते हैं। जो भी आप जितनी सम संख्याएं ले रहे हो उतनी ही प्राकृत संख्याएं लेके समझ लो आप।
जैसे आपसे बोले पहले 10 सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो पहले 10 सम संख्याओं के घनों का योग याद करना है, तो पहले 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग याद करके उसे 8 से गुणा कर देना, वो 10 सम संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। समझ रहे? आपसे पूछ ले कि 1 से 20 तक सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, 1 से 20 तक सम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा। तो 1 से 20 तक सम संख्याएं 10 ही होती हैं, 1 से 20 तक 10 ही सम संख्याएं होती हैं, इसलिए n का मान 10 यूज करोगे तो ये आ जाएगा 10 गुणा 11/2 का स्क्वायर कर दोगे और इसको गुणा कर दोगे किससे, 8 से। बोले सर इस फॉर्मूले को हम आगे सोल्व भी तो कर सकते थे। चलो मैं करके एक बार लिख देता हूं, उसके बाद में बताता हूं। इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये n गुणा n+1 है, इसका स्क्वायर तो अलग कर दो, और 2 का स्क्वायर 4 अलग हो जाएगा, और ये 8 से गुणा हो जाएगा, तो ये इसको 2 बार काटेगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n गुणा n+1 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन n इंटू n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फिर आपको मैं एक बात बोलता हूं, आप इस तरीके से याद करोगे तो फिर आपके पास में बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, और कोशिश ये रखो कम से कम फॉर्मूले में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। एक फॉर्मूला आपने ले लिया तो उससे फिर जितने भी टाइप्स बन सकते हैं वो उसी से करने की कोशिश करो, नहीं तो आप हर कैलकुलेशन के साथ में एक नया फॉर्मूला बनेगा, हर सवाल अपने आप में एक नया फॉर्मूला लेके आ जाता है। ठीक है, अब मैंने जैसे सम संख्याएं बोला है, तो सम संख्याएं होती हैं वो 2 का मल्टीपल होती हैं, इसलिए उसका क्यूब बाहर ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये आएगा कितना, 5 आएगा, 55 का स्क्वायर 3025 होता है, तो अब 8 गुणा 3025 कर दोगे, 8 का 3 गुणा 24,000 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा, 24,200 हो जाएगा। इसको मैं कर दूंगा 24,000 कितना आ जाएगा, 200। अगर मैं इसको करूंगा तो भी 24,200 ही आएगा। कैसे आएगा देखो, ये आ जाएगा 2 गुणा n का मान मैंने 10 लिया है, तो ये 10 गुणा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 गुणा 11 110 होता है, 110 का स्क्वायर करते हैं तो 0 का स्क्वायर तो डबल 0 आ जाता है, 11 का स्क्वायर 121 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 121 डबल 0 आ जाएगा। 121 का गुणा 242 होता है, और 242 के आगे 2 0 आएगा, तो वही 24,200 आ जाएगा। रिजल्ट तो वही आएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत पड़ेगी, अलग से याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, वो जो नेचुरल नंबर के सम का जो क्यूब का जो सम का जो फॉर्मूला था, उसी रिजल्ट को 8 से गुणा करना होता है, उसी रिजल्ट को 8 से गुणा करना होता है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई है। ठीक है ना, आपको अगर ऐसे मान लो बीच में से सम संख्याओं का पूछ लिया, आपसे पूछ लिया 15 से 30 तक सम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा। 15 से 30 तक सम संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा। क्या करना है, 30 तक ज्ञात करके उसमें से 14 तक का माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 30 तक योग माइनस हो जाएगा 14 तक योग। यानी पहले लास्ट तक पूरा ज्ञात कर लो, और उसमें जहां से पूछा है उससे पीछे तक का हटा दो। ठीक है, 30 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं, 15 ही होती हैं। अब या तो मैं 15 गुणा 16/2 का स्क्वायर करके उसको फिर 8 से गुणा कर दूं, या फिर जो फॉर्मूला है 2n इंटू n+1 का स्क्वायर कर दूं, कैसे भी कर देना। यह आ जाएगा 15 गुणा 16/2 है, इसका स्क्वायर करके इसको 8 से गुणा कर देंगे, माइनस हो जाएगा। 14 तक कितनी होती हैं, 7 होती हैं, तो ये 7 गुणा 8/2 है, इसका स्क्वायर करके किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। बोलो हाँ, ठीक है। 8 तो इसमें भी है, 8 तो इसमें भी है, 8 को तो बाहर कॉमन ले लेते हैं। 2 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। 2 से कटेगा कितनी बार, 4 बार। 8 को हमने बाहर कॉमन ले लिया है। 15 × 120 होता है, 120 का स्क्वायर करेंगे तो 144 डबल 0 आ जाएगा, 144 डबल 0 आ जाएगा, माइनस ये 7 का चौगुना 28 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है क्या, ये 784 हो जाएगा।
मैं 400 में से 800 घटाता हूं, 784 नहीं, मैं एक बार पूरे जितना मेरा मन है उतना घटा लूं, है ना। पहले पूरा 800 घटा देता हूं, फिर 16 वापस दे देंगे इसको। 800 घटाते हैं तो पहले तो 400 गया, 14,000 बच गया, फिर 400 और घटाता हूं तो 13,600 बच गया, 16 वापस दे दूंगा, 13,616 हो जाएगा। 8 गुणा 13,616 ये आएगा, 13,616 ही आएगा। 8 से गुणा कर दो, यह आ जाएगा 8 छक्के 48, 4 8 4 12 1 8 छक्के 48, 1 49, 4 8 का 3 गुणा 24, 4 28, 2 और 8 2 10, 10 89 28। ये आपके 15 से 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। भले ही आपको संख्याएं नहीं पता हो, आपको 16 का क्यूब, 18 का क्यूब, 22 का क्यूब, 24 का क्यूब, 26 का क्यूब, 28 का क्यूब पता नहीं हो, फिर भी आप उनका योग तो ज्ञात कर सकते हैं। बोल सर हम मैनुअल कर लेंगे, तो मैनुअल आपको क्यूब याद है क्या? तब तो करेंगे ना, क्यूब याद है तभी तो करेंगे ना। आपको कल को 41 से पूछ लिया कि 41 से 50 तक का क्या होगा, अब 41 से 42 से 43 इनके क्यूब थोड़े ध्यान है आपको, ध्यान है तो कर लो, नहीं ध्यान है तो फिर तो आपको मैनुअल नहीं कर सकते, फिर तो फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मुझे विषम संख्याओं के घनों का योग याद करना, विषम संख्याओं, ये पूछ लिया कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं के घनों का योग, एक से 20 तक विषम संख्याओं के घनों का योग, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। नेचुरल नंबर हैं वो सम और विषम दो ही तरह से होते हैं। अगर हम ऑड या इवन की बात करें तो सारे नेचुरल नंबर हैं वो या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। तो आप पूरे नेचुरल नंबर में से इवन का घटा दोगे तो ऑड का आ जाएगा नहीं। जैसे मुझे इस क्लास में से लड़कियों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैं पूरी क्लास के योग में से लड़कों का योग घटा दूंगा तो उससे लड़कियों का योग आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, तो 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग करते हैं तो यह आ जाता है 20 गुणा 21/2 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये तो सारे नेचुरल नंबर का आ गया। अब इनमें से मैं सम संख्या को घटाता हूं तो 20 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं, 10 ही होती हैं, इसलिए आ जाएगा 10 गुणा 11/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सम संख्या है तो 8 से भी गुणा करना पड़ेगा, 8 से भी गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा 10 बार, 21 का स्क्वायर 441, 41,400 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 55 बार, 55 का स्क्वायर 3025 होता है, 8 से गुणा करेंगे तो 24,200 हो जाएगा। 24,000 क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 44,100 में से 24,200 घटाते हैं तो 19,900 आ जाएगा, 19,900 हो जाएगा। आपसे पूछे 1 से 20 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनके घनों का योग क्या होगा, 19,900 हो जाएगा। इवन नंबर का क्या होगा, 24,200 हो जाएगा। सभी संख्याओं का क्या होगा, 44,100 हो जाएगा। इवन नंबर का सम ऑड नंबर के सम से कितना कम या कितना अधिक है, 24,200 से 19,900 है, वो 4,300 ज्यादा है, 4,300 ज्यादा है, अंतर है 4,300, 4,300 का ही है ना, 4,300 का अंतर। खुश, ठीक। कभी किसी संख्या की टेबल दे रखी हो और उसके क्यूब का सम पूछे आपसे, टेबल दे रखी हो उसके घनों का योग पूछे आपसे, आपसे पूछ लिया 3 क्यूब, 6 क्यूब, 9 क्यूब, ऐसे दे दिया 30 क्यूब क्या हो जाएगा। तो जब हमने इवन नंबर का पढ़ा था, इवन नंबर क्या होता है एक्चुअली, 2 की टेबल ही होती है। सम संख्या क्या होती है, 2 का पढ़ा,
तो 2 की टेबल के लिए 2 का क्यूब कॉमन लिया था, तो 3 की टेबल के लिए 3 का क्यूब कॉमन ले लो। तो 3 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, जो कि 3 का क्यूब तो बाहर ले लिया। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस 10 क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, 27 को गुणा कर देंगे 10 गुणा 11/2 के स्क्वायर से, और ये हो जाएगा 27 गुणा 3025। चलो इसको गुणा करते हैं। 27,000 को 3,000 से गुणा करेंगे, 27 का 3 गुणा 81,000। 25 को 27 से गुणा करेंगे तो 26 प्लस 1 26 माइनस 1, 26 का स्क्वायर 676, 1 का स्क्वायर 1 675 आ जाएगा। 675 हो जाएगा 81,675। ऐसे कर लिया करो, कोशिश करते रहो। कैलकुलेशन को एक्सेलरेट कैसे किया जा सकता है, हर दिन कोशिश होती है, हर सवाल के साथ कोशिश होती है, तब जाके स्पीड बढ़ेगी। आप सोच रहे हो मैं 4 दिन कोई एक स्पेशल क्लास ले लूं, सर मुझे 5 दिन कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाए, इसके ऊपर कोई स्पेशल क्लास हमें करके दे दें, उससे नहीं होगा। आप हर दिन अगर इन चीजों को यूज करोगे, हर कैलकुलेशन के साथ में यूज करोगे, तो आपकी ये चीजें डेवलप होंगी। किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए उसको आपको अपनी हर एक्टिविटी में शामिल करना पड़ता है, हर एक्टिविटी में शामिल करना पड़ता है। कब से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नहीं सीख पाए आज तक, नहीं सीख पाए, ठीक है, साल भर साउथ में जाके आ जाओ, या यूरोपियन कंट्रीज में जाके आ जाओ, अमेरिका जाके आ जाओ, 1 साल में इंग्लिश बोलने लग जाओगे फटाफट। और यहाँ डेली कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश बोलूं इंग्लिश बोलूं, थोड़ी देर बोलते हैं, बाद में वापस अपनी भाषा पर ही आ जाते हैं। है? बताओ, नहीं होता ऐसा? अपने देश में शराब पीने के बाद में आदमी इंग्लिश बोलने लग जाता है, होता है ना ऐसा? रोड पर लिखा हुआ होता है दुकान इधर है, पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सी दुकान। इधर है भी नहीं लिखा हुआ होता है, दुकान और तीर लगा हुआ होता है, दुकान और तीर का निशान। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कौन सी दुकान है, क्या सामान मिलता है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मनीष के गांव का जो बस स्टैंड है वहां पर लगा हुआ है दुकान, तीर का निशान लगा हुआ है। अब है या हटा दिया उसको? है ना वो? हाँ, वो नहीं हटेगा ना। आपने सबने कोशिश भी कर ली कई बार, आपने कोशिश तो कई बार करी है, उनसे लड़ाई वगैरह भी हुई थी, लेकिन उन्होंने, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, तो गांव के आधे लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, यार इसको कैसे हटाओगे और कोई हटा दो। बोलो नहीं ये स्कूल के पास में है, तो बोलो एप्लीकेशन लिखो स्कूल को दूर करवा दे। स्कूल गांव के बीच में क्या काम की, बच्चे हैं शोरगुल करते हैं, स्कूल गांव के बाहर होनी चाहिए। बोले मंदिर पास में है, तो बोले भगवान को थोड़ा सा बाहर खुले में रखेंगे, यहाँ अंदर भीड़ ज्यादा हो रही है, दुकान तो यहीं रहने दो, दुकान तो ठीक है। चले आगे देखो, एग्जाम में आया हुआ एक सवाल है 0.11 क्यूब, 0.22 क्यूब, 0.33 क्यूब प्लस था 0.99 क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा? ये आपके एग्जाम में आ चुका है। 0.11 क्यूब, 0.22 क्यूब, 0.33 क्यूब, 0.99 क्यूब, ऐसे आ चुका है, ठीक है। 0.11 क्यूब को बाहर ले लो, पहाड़ा है किसका? 0.11 का। ये 1 क्यूब हो जाएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा, ये 3 क्यूब हो जाएगा, और ये 9 क्यूब हो जाएगा।
हाँ, पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, हम सब की तरफ से, पूरी क्लास की तरफ। हैं? क्या? 16 को था? तो चॉकलेट तो मुझे कल मिली थी, तो उसी दिन मानेंगे हम तो। हम तो उसी दिन मानेंगे। 16 का था? चलो ठीक है, आपको 16 तारीख के जन्मदिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक। आज कितनी हो गई? 19 हो गई क्या? कोई नहीं। अपने गांव में वो नान वगैरह 1-2 दिन बाद में होते हैं, तुरंत थोड़े होते हैं। खुशी तो 2-4 दिन बाद में सेलिब्रेट। उस दिन तो बस कोई थाली थोड़ी बजा बजू के काम चला लेते हैं। नहीं, चलो ठीक है। 11 का क्यूब 1331 होता है, 2 पे दशमलव है तो 6 पे दशमलव आ जाएगा। ये 1331 हो जाएगा, 6 अंकों पे दशमलव आ जाएगा। 9 तक संख्याएं हैं, इसलिए 9 गुणा 10/2 का स्क्वायर कर दीजिए। 45 का स्क्वायर करेंगे 2025 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए 2025। एक तो कैलकुलेशन में कभी भी शर्म मत करना। बोलो सर आप ऊपर नीचे लिख के जोड़ते हो क्या? जोड़ता हूं मैं तो, अब भी जोड़ता हूं। 1 से गुणा करेंगे 2025 हो जाएगा। उसके बाद में हम 3 से गुणा करेंगे तो 6075 हो जाएगा। थोड़ा सा सरका के लिख देंगे, 6075 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा सरका के और लिखेंगे 6075 को, 6075। उसके बाद में 1 से गुणा होगा तो 2025 को थोड़ा सा सरका के लिख देंगे 2025। ये 0 है, 5 आएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 2 9 और 5 14 और 1 15 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेसिमल कितने पे लगेगा? 6 पे। 3 3 6, ये आ जाए 2.695275। एग्जाम में ऑप्शन इतना ही दिया गया था, 2.695 अप्रोक्सीमेट दिया गया था, 2.695 ये दिया गया था। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है जो मैंने अभी आपको बताया। कर लो भाई, 1331 का पढ़ा था नहीं, फालतू में आप कोई उल्टे पुल्टे तरीके लगाओगे। जैसे गुणा कर रहे हो वैसे करो ना, क्या दिक्कत है? वो तरीके इतने भी खराब नहीं है, इतने भी घटिया नहीं है कि आपको जो पढ़ाया था वो सारा बेकार हो गया। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो गलत होती है, वैसे कैलकुलेशन करके कभी सिलेक्शन होते ही नहीं है। आपको मैं सही बात बताऊं क्या? बिना कोचिंग करे भी सिलेक्शन होते हैं, बिना कोचिंग करे भी सिलेक्शन होते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी लोग सिलेक्ट होते हैं। तो ये इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि कोचिंग के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, और मैं जो बता रहा हूं उसके अलावा गणित में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बस ये है, हम आपके काम को आसान कर देते हैं, बिखरी हुई चीजें हैं उनको कंसोलिडेट कर देते हैं। आपकी जो पढ़ाई है वो नियमित एक सही सिस्टम के साथ में और कंटिन्यू होती रहती है, और आपको पूरा का पूरा एक कलेक्शन है उसके ऊपर काम करने का टाइम या मौका मिल जाता है। दूसरी बात, हमारी जो माथापच्ची है इतने दिनों की, उसका आपको डायरेक्ट सीधा का सीधा कंक्लूजन मिल जाता है कि किस कंडीशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। अदरवाइज इन चीजों को आप खुद करते हो तो जो काम हम यहाँ 6 महीने में करते हैं उसमें आपको 12 महीने लग सकते हैं। बस ये है, ठीक है? तो ज्यादा चीजों को बड़ा मत बनाया करो, ठीक है? सहज चीजों को सहज ही रहने दो, जो चीजें सहज होती हैं उनको सहज ही रहने दो। और पढ़ के सरकारी नौकरी लगना एक सहज काम है, एक नॉर्मल काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हर साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस देश में नौकरी लगते हैं लोग पढ़ के, कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसा कुछ भी तीर नहीं मार रहे हो, यह आपकी जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकता है, पढ़ के सरकारी नौकरी लगना कोई बड़ा काम नहीं है, सहज काम है। और इसको ही अगर नहीं कर पाए तो फिर तो लानत है। फालतू में माहौल बनाते हैं, तू कर्जा और दुनिया फतेह, पढ़ के सरकारी नौकरी लगेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा, कोई फता फता कुछ नहीं होना है। बोलो तेरे को ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी, तो उसको किसी के पास जाना है तो वो जो ऑप्शन थे उनमें से तू ठीक ठाक है, इतना भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? और एक चीज मुझे बहुत भद्दी लगती है,
जब ये दिखाया जाता है सरकारी नौकरी वाले को, देखो ऐसे मिल गई ऐसे मिल गई, तो वहां क्या होता है, लड़की को दिखाया जाता है एकदम गोरी चिट्ठी, और उस सरकारी नौकरी वाले को दिखाया जाता है काला। काला रंग कैसे खराब होता है? अरे काले तो ऐसे होते हैं शानदार लुकिंग में, जो कालों में बात होती है वो तो गोरों में होती ही नहीं है। अब जो नहीं समझे उसको क्या पता। तो काले को निगेटिव में कैसे दिखाया जा रहा है? सांवला कलर, थोड़ा सा धूप में तपा हुआ कलर क्या शानदार ब्यूटी देता है, पता ही नहीं लोगों को। बावली है बूझ दुनिया, गोरे रंग के पीछे भाग रही है। गोरे रंग में स्किन कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं, बाहर निकलते ही एलर्जी के चांसेस ज्यादा हैं, हर तरीके से उसको। ब्लैक कलर होता है, उसकी स्किन इतनी गजब की रेसिस्टेंट होती है, धूप में बारिश में कहीं भी बाहर जाओ उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अपने एक धारणा बना ली है, गोरा रंग सुंदर होता है, काला रंग सुंदर नहीं होता है। फालतू में बना रखा है माहौल। ये कंपनियां क्रीम बेचने के लिए पूरा माहौल बना के रखती है? क्या चीज है? ऐसा नहीं है, देखो मैं बताऊं, इतना ये चीजें नहीं मैटर करती हैं। आप ये बताओ, कितने एक दिन इस चीज की चर्चा होती है कि लड़का सुंदर कितना है या लड़की सुंदर कितनी है? 10-15 दिन, साल भर मान लो। जब घर पे बींदनी आती है तो एक बार मुंह देख के हो सुंदर है, और आजकल तो वो मुंह देखने वाला सिस्टम भी खत्म है, मुंह दिखा दिखाया आता है। शादी होती है, स्टेज वगैरह होते हैं तो फेस तो पहले ही ओपन होता है, तो वो तो चाव ही नहीं रहता कि भाई मुंह देखूं। तो आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस थे या तो स्क्वायर और क्यूब के ऊपर आधारित थे, या आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी के ऊपर आधारित थे। अब इसमें भी कई बार जैसे कोई रीजनिंग की प्रोग्रेशन बनती है और उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक श्रृंखला लिख रहा हूं, आपको देखना कि उसमें क्या होगा। ठीक है, ये 2 है, प्लस 12 है, प्लस 30 है, प्लस 68 है। आपको 2 चीजें बतानी है। एक तो बताना है कि इसका 10वां पद क्या होगा, और आपको दूसरा यह बताना है कि इसके 10 पदों का योग क्या होगा। वैसे रीजनिंग का सवाल है ये। रीजनिंग में तो यह पूछा जाता है इसका अगला पद क्या होगा, या इसके अगले 2 पद क्या होंगे। मैं कह रहा हूं इसका 10वां पद क्या होगा और इसके 10 पदों का योग क्या होगा। 80, और यहां भी 36 कर देता हूं। ऐसे कर लेते हैं, 2 + 12 + 36 + 80, इसका 10वां पद क्या है, 10 पदों का योग क्या हो जाएगा। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए इसको थोड़ा सा और आगे लिख देता हूं, 150 प्लस। अब तो करिए, इसका 10वां पद क्या है, 10 पदों का योग क्या है। किसके पकड़ में आ गई ये? नहीं पकड़ में आई? क्या कर रहे हो? हैं? क्या? चलो कोई बात। 1³ + 1² 2³ + 2² बोलते जाना अगर है तो। 3³ + 3² 4³ + 4²
5³ प्लस 5² तो 10वां पद हो जाएगा 10³ प्लस 10²। एक बार ऐसा सवाल अभी तो आया नहीं, एक बार ऐसा आ गया उसके बाद में तो खूब बना लेंगे लोग। एक बार आने लग गया उसके बाद में तो खूब बना लेंगे। अभी तो रीजनिंग में आता है कि इसका अगला पद क्या होगा, रीजनिंग में तो आ जाता है। अब देखो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग भी करना है और 1 से 10 तक की संख्याओं के घनों का योग भी करना है। वर्गों का योग करोगे तो 10 गुणा 11 गुणा 21/6 आ जाएगा, और घनों का योग करोगे तो 10 गुणा 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 7 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, ये तो आ जाएगा 385 प्लस 3025 6830 33,000 34,010 क्या 3410 3410 आ जाएगा, 3410 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं कभी भी ऐसे। क्लियर है? चले आगे। देखो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोले सर इसमें और एग्जाम्पल नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, मैं आपको डिविजिबिलिटी के साथ लूंगा। बाकी एग्जाम्पल्स है वो डिविजिबिलिटी के साथ लेंगे। जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ज्यामितीय श्रेणी भी बोलते हैं। ज्यामितीय श्रेणी भी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, ज्यामितीय श्रेणी भी बोलते हैं इसको। जैसे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिए, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया आपको। एक का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 2 का तिगुना 6, 6 का तिगुना 18, 18 का तिगुना 54, 54 का तिगुना 162। एक का 1/2, फिर 1/2 का 1/2, फिर उसका 1/2, फिर उसका 1/2, -2 से गुणा किया, फिर -2 से गुणा करेंगे प्लस का 12, फिर -2 से गुणा करेंगे माइनस का 24, फिर -2 से गुणा करेंगे प्लस का 48। इसको 2/3 से गुणा किया 4/3 हो गया, फिर 2/3 से गुणा किया 8/9 हो गया, फिर 2/3 से गुणा किया 16/27 हो गया। हर आगे वाला पद पीछे वाले पद का कोई मल्टीपल होता है। जैसे जो 2 है वो 1 का दुगुना है, 4 है वो 2 का दुगुना है, 6 है वो 2 का तिगुना है, 18 है वो 6 का तिगुना है, 1/2 है वो 1 का 1/2 गुना है, 1/4 है वो 1/2 का 1/2 गुना है, 1/8 है वो 1/4 का 1/2 गुना है, 6 है वो 3 का -2 गुना है, 12 है वो -6 का -2 गुना है, 24 है वो 12 का -2 गुना है, 48 है वो -24 का -2 गुना है, 4/3 है वो 2 का 2/3 गुना, 8/9 है वो 4/3 है उसका 2/3 गुना है, 16/27 है वो 8/9 का 2/3 गुना है। यानी पिछला पद है, आगे वाला पद पीछे वाले पद का कोई गुणा होता है। समझ रहे हो? ठीक। आपसे फिर एक सवाल पूछ लूं आज, मैं आपका कितना गुणा हूं? ऐसे मत बोल देना दुगुना,
मैं आपका कितना गुणा हूं? आपकी पहली क्लास है ना आज? हाँ, मैं आपका कितना गुणा हूं? बोले तोला नहीं। तोला नहीं तो नाप लो, कितना गुणा हूं मैं आपका? मैं बट्टे आप। 8 4 का कितना गुणा होता है? 2 गुणा। कैसे पता चला? 8/4 से। 100 है वो 25 का कितना होता है? 4 गुणा। कैसे पता चला? 100/25 से। 100 है वो 10 का कितना गुणा होता है? 100/10 से पता चलता है। तो x है वो y का कितना गुणा होता है? x y का कितना गुणा होता है? x/y गुणा। मैं आपका कितना गुणा हूं? मैं बट्टे आप गुणा। तो पहले पद की तुलना में अगला पद कितना गुणा है? तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। आगे वाला पद पीछे वाले का कितना गुणा है? तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हो जाएगा। मैं कहूं कि ये जो चौगदा है ये 7 का कितना गुणा है? आप कहोगे सर चौगदा है वो 7 का दुगुना है। कैसे पता चला? चौगदा बट्टे 7 करने से पता चला। ठीक। तो यहां पर हर आगे वाला पद पीछे वाले का कितना गुणा होगा? तो ये आएगा, ये 2/1 करने से 2 गुणा हो जाएगा, फिर 4/2 कर दो, चाहे 8/4 कर दो, इनमें सेम आता है। ऐसे ही ये 3 गुणा है तो 6/2 भी 3 आता है, 18/6 भी 3 आता है, 54/18 भी 3 आता है, 162/54 भी 3 आता है। अब आपकी क्या होता है, आपकी जो गुणोत्तर श्रेणी होती है वो ऐसे चलती है। पहला पद अगर A1 मानूं, दूसरा A2 मानूं, तीसरा A3 मानूं, चौथा A4 मानूं, पांचवा A5 मानूं और nवां पद है वो AN मानूं। मान लीजिए ये मान रहा हूं, तो ये कैसे हो जाएगा? A2/A1 है ये उतना ही होगा जितना A3/A2 है, जितना A4/A3 है, जितना A5/A4 है, और इसको कहा जाता है R। इसको कहा जाता है R, सर्वानुपात कहा जाता है, यूनिवर्सल रेशो। यूनिवर्सल रेशो या सर्वानुपात कहा जाता है इसको। ये यूनिवर्सल रेशो है या सर्वानुपात है? एपी में होता है सर्वांतर, यूनिवर्सल डिफरेंस। यहां होता है यूनिवर्सल रेशो या सर्वानुपात। इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। जहां से आपकी प्रोग्रेशन या जीपी स्टार्ट होती है, जैसे मान लो इसी में ले लेते हैं, ये इसका पहला पद है, इसको कहते हैं हम ए। पहला पद है इसलिए इसको ए बोलते हैं, पहला पद हो जाएगा, ए से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए आपकी जीपी यहीं तक है, इससे आगे नहीं जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 पदों में है, तो इसको हम एनवा पद बोलते हैं, टी एन बोलते हैं। 6 पदों में है तो ये T6 हो जाएगा। ये अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है Tn, ये अंतिम पद होता है। टोटल पदों की संख्या कितनी है? इसको अब नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम n से व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। कितने पद हैं? जैसे इसको लेते हैं तो 6 पद हैं, तो n का मान 6 हो जाएगा। है क्या 5 ही है क्या? हाँ 5 है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 5। तो इसको T5 बोल देंगे। ठीक है, और तो क्या है, अगर इसका योग किया जाए तो ये होता है Sn, सम ऑफ n टर्म्स, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग, जिसको S या Sn बोलते हैं। नॉर्मली योग के लिए S यूज करते हैं, सम n पदों का योग है इसलिए Sn हो जाएगा। आपके समझ में आ गया? R क्या है? आगे वाले में पीछे वाले का भाग देने से R बार भाग जाता है, तो वो उनका यूनिवर्सल रेशो हो जाएगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं कैसे होता है। अगर पहला पद A ले रहा हूं तो इससे आगे वाला पद A इंटू R हो जाएगा, क्योंकि वो R गुणा है, तो आगे वाला हो जाएगा AR, उससे आगे वाला हो जाएगा AR², उससे आगे वाला हो जाएगा AR³, उससे आगे वाला हो जाएगा AR⁴। हर बार आगे वाला पद पीछे वाले का R गुणा होता जाएगा। पहला पद है तो कोई R नहीं है,
दूसरा पद है तो r की पावर 1 है, तीसरा पद है तो r की पावर 2 है, चौथा पद है तो r की पावर 3 है, पांचवा पद है तो r की पावर 4 है। तो जो पद है उससे एक कम है r की पावर, तो इसका nवां पद हो जाएगा a इंटू आर की पावर n-1 हो जाएगा, और यही इसका nवां पद होता है। किसी भी जीपी का nवां पद ज्ञात करना होता है, nवां पद ज्ञात करना होता है तो tn बराबर a इंटू आर की पावर n-1 होता है। ये गुणा के लिए पॉइंट यूज किया गया है, दशमलव मत समझ लेना इसको। तो a इंटू आर की पावर n-1 होता है। आप कहो तो मैं गुणा लगा देता हूं, फालतू क्या कंफ्यूजन नहीं रहेगा। a इंटू आर की पावर n-1 होता है। अब इसके n पदों का योग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से बन सकते हैं, इन सारी चीजों पर अपन कल बात करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में आज इतना ही। आप रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश की क्लास लीजिए। बी कंटिन्यू, 2 मिनट का ब्रेक है। गणित में कल एक और चीज, अगर आप आसपास के 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में रहते हो, आपको अपनी कंटिन्यू तैयारी को और इंप्रूव करना हो, मैथमेटिक्स को और इंप्रूव करते रहना है कंटिन्यू, तो आप शाम को 4 बजे भी आ जाया करो। शाम को 4 बजे भी आ जाया करो। ठीक है, 4 बजे आ जाया करो।